बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम मैपिंग सीरीज़ में। इस सीरीज़ का आज लेक्चर 16 है। 15 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। आप सब ने देख लिया होगा उन्हें। अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर्स में हम लेकर आ रहे हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। इस टॉपिक से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चंस। जो सेल साइकिल या सेल डिवीज़न का जो टॉपिक है, ये एक तरह से कह सकते हैं कि एवरग्रीन टॉपिक है, जो कि सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। चाहे आप जहाँ कहीं भी बायोलॉजी का पोर्शन आता है, वहाँ पे सेल साइकिल सेल डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाते हैं। चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो नेट हो, हर जगह सेल साइकिल एक हॉट टॉपिक है, जहाँ से हर बार क्वेश्चन आते ही आते हैं। और बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं। अगर थोड़ा सा हमने ध्यान दे लिया तो सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाते हैं। इस टॉपिक के आज हम टॉप 50 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, और बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ। जैसा कि आपने देखा होगा, जितने भी लेक्चर्स में हम लेते हैं, जो भी क्वेश्चन लेके आते हैं क्वेश्चंस, उनके सारे कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करते हैं, और साथ में वो जो करेक्ट आंसर होते हैं उन सबको भी डिस्कस करते हैं हम नाउ। तो अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस पे बढ़ने से पहले एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं सेल साइकिल का या सेल डिवीज़न का, क्या होता है एक्चुअल में ये। तो सेल साइकिल, एक कोई भी सेल है नॉर्मली, उसकी लाइफ में जो भी फेजेस आती हैं उनको हम सेल साइकिल कहते हैं, और ये एक साइक्लिकल वे चलता रहता है। एक सेल होती है, वो डिवाइड करती है, उससे दो सेल बनती हैं, दो सेल फिर वो इंडिविजुअली सेल साइकिल में जाती हैं, फिर वो डिवाइड करती हैं, फिर वो दो सेल बनाती हैं। एक इनकी लाइफ स्पैन होती है, जब इनका लाइफ स्पैन कंप्लीट हो जाता है तब वो डेड कर जाती हैं, फिर फर्दर उनमें डिवीज़न नहीं होता है। तो एक सेल साइकिल में कौन कौन सी फेजेस होती हैं, कौन कौन से स्टेजेस होती हैं, वो एक बार हम देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। अगर हम सेल साइकिल की बात करते हैं तो इसमें प्रॉपर 4 फेजेस होती हैं। अगर ब्रॉड टर्म में बात करें तो नॉर्मली 2 फेज होती हैं। 2 फेज में एक हम इंटरफेस कहते हैं, जो कि लॉन्गेस्ट फेज होती है, लाइक हम G1, G2 और S फेज जो है, G1, S एंड G2, इन 3 फेजेस को मिला के एक फेज होती है, जिसे हम आई फेज कहते हैं, इंटरफेस कहते हैं, जो एक प्रेपरेटरी फेज है, जहाँ पे एक्चुअल सेल डिवीज़न नहीं होता है। यहाँ पे वो सारी चीज़ें बनती हैं जिन्हें हम सेल साइकिल में ले जाना चाहते हैं, या सेल डिवीज़न के बाद जिन्हें हर एक सेल में ले जाना होता है। प्रेपरेटरी फेज का मतलब यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स बनेगी, डीएनए की सिंथेसिस होगी, जो भी ऑर्गेनेल्स होंगे उनकी डबलिंग होगी, ताकि जो नई सेल बन रही हैं, डॉटर सेल्स जो बन रही हैं, उनमें इक्वल अमाउंट का जो भी प्रोपोर्शनेट है वो जा सके। जो अभी नॉर्मल सेल में प्रेजेंट है, जो पेरेंटल सेल में जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट हैं, वो सारी चीज़ें जो डॉटर सेल है उसमें जा सके, उसके लिए ये जो इंटरफेस होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, ताकि यहाँ पे वो सारी चीज़ें बन जाए, लाइक डीएनए, जो भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, अगर यूकैरियोटिक सेल है तो जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं वो इन्हीं फेजेस में डिवाइड होते हैं, डुप्लीकेट होते हैं, डबल होते हैं, ताकि जो नई सेल बनने वाली है उसमें इक्वल अमाउंट जो भी मटेरियल है वो जा सके, राइट। तो जीवन फेज में क्या होता है, जीवन फेज में जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होती हैं, जितनी भी प्रोटीन्स होती हैं जो सेल डिवीज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, या फिर जो डीएनए सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जो एस फेज में चाहिए होती हैं प्रोटीन्स, वो सारी जीवन फेज में क्या होती है, इनकी सिंथेसिस होती है। एस फेज में क्या होता है, जो डीएनए है हमारा, जेनेटिक मटेरियल है, इसकी डबलिंग होती है, ये डुप्लीकेट होता है, या फिर इसकी जेरॉक्स कॉपी बनती है। एग्जैक्ट वही डीएनए बनता है जो पहले से पेरेंटल सेल में प्रेजेंट है, उसका एक कॉपी और बन जाती है, ताकि 2 सेल जो बन रही हैं उनमें हाफ इक्वल अमाउंट में डीएनए जा सके। G2 फेज में भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है, ट्रांसलेशन होता है, जो कि एक्चुअल सेल डिवीज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अब बात आती है M फेज की, जो माइटोटिक फेज है। माइटोटिक फेज में 4 सब फेजेस होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इन फेजेस में क्या होता है, एक्चुअल सेल डिवीज़न होता है। जो यहाँ पे सेल जो प्रिपेयर हुई है वो अब यहाँ पे आके M फेज में आके डिवाइड करेगी। इंटरफेज जो होती है ये लॉन्गेस्ट मतलब बड़ी फेज होती है, मेजर पोर्शन इंटरफेस का होता है, और जो छोटा मतलब जो भी टाइम ड्यूरेशन होता है सेल साइकिल का, उसमें बहुत ही स्मॉल टाइम ये M फेज का होता है। बाकी मेजर टाइम में जो होता है सेल इंटरफेस में रहती है। इंटरफेस में 3 फेजेस हैं और 3 सब फेजेस हैं, और M फेज में 4 सब फेजेस हैं।
प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये 4 सब फेजेस हैं। मेटाफेज की, माइटोटिक फेज की और इंटरफेज की 3 सब फेजेस हैं, राइट। अब क्या होता है, ये अब जब सेल डिवाइड हो चुकी है तो या तो फिर वो दोबारा से सेल साइकिल में एंटर करेगी, फिर से जीवन फेज में आएगी, या फिर अगर डिवाइड नहीं करना है उसे, उसी स्टेज में उसे कांस्टेंट फंक्शन करना है, तो फिर रेस्टिंग फेज में चली जाएगी, जिसे हम G0 फेज कहते हैं, राइट। G0 फेज में सेल डिवाइड नहीं करती है, फंक्शन परफॉर्म करती है, जो भी उसका स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है वो अपना काम करती है। लाइक नर्व सेल्स जो होती हैं वो एक बार डिवाइड होने के बाद दोबारा कभी डिवाइड नहीं करती हैं, और कार्डियक मसल्स की जो सेल्स होती हैं ये भी डिवाइड नहीं करती हैं दोबारा। एक बार अगर डैमेज भी हो गई तब भी इसमें जो रिपेयर के चांस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो रेस्टिंग फेज में सेल का मतलब है कि सेल अब डिवाइड नहीं करेगी, फर्दर फंक्शन परफॉर्म करेगी बट डिवाइड नहीं करेगी। तो ये जो कुछ सेल साइकिल की स्टेजेस थी उन्हें हमने थोड़ा सा डिस्कस किया, और अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, जो हमारा मेन एक्चुअल पोर्शन है, जहाँ पे हमें क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इंटरफेस ऑफ द सेल साइकिल कंसिस्ट ऑफ। तो इंटरफेस में हमने कौन कौन सी फेजेस पढ़ी, G1, S एंड G2, ये 3 फेजेस होती हैं जो इंटरफेस की हैं। इंटरफेस की 3 सब फेजेस हैं, राइट, सब फेज ऑफ इंटरफेस। तो G1 फेज में क्या होता है, ऑर्गेनेल्स की डबलिंग होती है, जो ऑर्गेनेल्स रीअपियर होते हैं। जब सेल डिवीज़न होती है, डिवीज़न होना होता है, जब सेल डिवाइड करती है, जब M फेज में होती है सेल, तो उस टाइम क्या होता है कि जो ये सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो डिसअपियर होते जाते हैं। जब G1 फेज आती है तो इस फेज में क्या होता है, जो भी ऑर्गेनेल डिसअपियर हुए थे वो रीअपियर होते हैं इसमें, और कुछ प्रोटीन की सिंथेसिस होती है जो कि DNA है हमारा, उसे डबल करवाने के लिए, उसे रेप्लिकेट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। वो प्रोटीन्स यहाँ पे ट्रांसलेट होती हैं। एस फेज में क्या होता है, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो डबल होता है, उसकी जेरोक्स कॉपी होती है। G2 फेज में क्या होता है, G2 फेज में जो M फेज आने वाला है उसके लिए इम्पोर्टेंट जो प्रोटीन्स हैं वो यहाँ पे सिंथेसाइज होती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विच फेज ऑफ द सेल साइकिल इज ऑल्सो नोन एज द रेस्टिंग फेज। तो रेस्टिंग फेज किसे कहा जाता है, जहाँ पे सेल रेस्टिंग स्टेज में है, डिवाइड नहीं करेगी, सेल साइकिल में री एंटर नहीं कर रही है, मतलब वो सेल साइकिल से बाहर जा चुकी है, अब उसमें डिवीज़न नहीं होगा। तो ऐसी फेज को हम कहते हैं G0 फेज या G0 फेज या रेस्टिंग फेज, राइट। इसमें सेल डिवाइड नहीं करती है। नाउ DNA रेप्लिकेशन occurs ड्यूरिंग G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज। तो S फेज जो होता है, जिसे हम सिंथेसिस फेज भी कहते हैं, सिंथेसिस का मतलब ही कि DNA के सिंथेसिस से रिलेशन है यहाँ पे। इस फेज का जो भी DNA हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो डबल होता है, इसमें DNA का रेप्लिकेशन इसी फेज में होता है, S फेज में। नाउ द माइटोटिक स्पिंडल इज फॉर्म्ड बाय सेंट्रोमियर, सेंट्रियोल, क्रोमैटिन, गोल्गी बॉडी। तो माइटोटिक स्पिंडल्स जो होते हैं वो सेंट्रियोल से बनते हैं। सेंट्रियोल जो स्ट्रक्चर होता है, एक ऑर्गेनेल है, सेल ऑर्गेनेल है, इससे माइटोटिक स्पिंडल बनते हैं, स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स को या होमोलोगस क्रोमोसोम्स को अपोजिट पोल्स पे ले जाने का काम करते हैं। ये अपोजिट पोल पे क्यों जाते हैं, ताकि जो सेल है जब 2 पार्ट में डिवाइड हो तो इक्वल अमाउंट ऑफ DNA, इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल दोनों सेल में ट्रांसफ़र हो सके, इसलिए स्पिंडल फाइबर्स का बनना जरूरी है। अगर किसी कंडीशन में स्पिंडल फाइबर प्रॉपर फंक्शन नहीं करते तो वहाँ पे एबनॉर्मलिटीज़ आती हैं। एन्यूप्लॉइडी जैसी कंडीशन देखने को मिलती है, जहाँ पे जो क्रोमोसोम है उसका सेपरेशन इक्वल नहीं देखने को मिलता है, किसी सेल में ज़्यादा, किसी सेल में कम देखने को मिलता है। नाउ साइनेप्सिस occurs in लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन। तो साइनेप्सिस कब देखने को मिलता है, साइनेप्सिस का मतलब क्या होता है, साइनेप्सिस का सिंपल मतलब होता है कि जब 2 होमोलोगस क्रोमोसोम एक साथ साइड बाय साइड अलाइन हो जाए तो उसे हम साइनेप्सिस कहते हैं, बाइवेलेंट भी उसे हम कहते हैं, ठीक। तो ऐसी कंडीशन आती है जाइगोटीन स्टेज में, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है वो एक साथ आके अलाइन हो गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है जाइगोटीन स्टेज है, जाइगोटीन स्टेज, और यहाँ पे ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम ये है, एक क्रोमोसोम ये है, ये दोनों क्रोमोसोम क्या हो रहे हैं, साइड बाय साइड आके अलाइन हो जा रहे हैं, राइट। तो ये ऐसी कंडीशन को हम साइनेप्सिस कहते हैं, या फिर ये बाइवेलेंट भी बना रहे हैं। बाइवेलेंट का मतलब सेम चीज़ है
कि जहाँ पे एक होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब एक पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम एक साथ आके अलाइन हो जा रहे हैं। फिर आती है पैकाइटिन डिप्लोटिन डाइकिनेसिस और फर्स्ट स्टेज होती है लेप्टोटीन। लेप्टोटीन स्टेज में क्या होता है कि यहाँ पे क्रोमोसोमल कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, क्योंकि प्रोफेज का ये फेज है। जो मियोसिस होती है तो मियोसिस में 2 मियोसिस होती है, मियोसिस 1 मियोसिस 2। मियोसिस 1 में क्या होता है, जो प्रोफेज होता है, जो 4 सब फेजेस होती हैं उसमें प्रोफेज में फर्दर 5 फेजेस होती हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकिनेसिस। तो ये 5 प्रोफेज की सब फेजेस हैं जहाँ पे अलग अलग चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। जहाँ क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, तो न्यूक्लियस अलग अलग फेजेस में देखने को मिलता है यहाँ पे। तो जो साइनेप्सिस का फॉर्मेशन है वो जाइगोटीन में होता है। साइनेप्सिस का मतलब बाइवेलेंट फॉर्मेशन, जहाँ पे 2 होमोलोगस क्रोमोसोम एक साथ आके अलाइन हो जा रहे हैं। नाउ क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग, तो क्रॉसिंग ओवर कब होता है? क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो होता है पैकाइटिन स्टेज में। क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं 9 होमोलोगस क्रोमोसोम की, लाइक यहाँ पे एक बार हम ये 2 सपोज ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, राइट। अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है और ये जो क्रोमेटिड्स हैं अलग अलग क्रोमोसोम की या फिर सेम क्रोमोसोम की अगर बात करें तो इन्हें हम कहेंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक। और अगर ये अलग अलग होमोलोगस मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम की अलग अलग क्रोमेटिड्स की बात करेंगे हम, तो यहाँ पे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स बात कहेंगे हम, राइट। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स का मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम की जो क्रोमेटिड्स हैं उनकी बात करते हैं हम। और अगर सिस्टर क्रोमेटिड्स की बात करेंगे, जो होमोलोगस एक क्रोमोसोम है वहाँ पे जो डबलिंग हुई है उसकी वजह से सिस्टर क्रोमेटिड्स का फॉर्मेशन होता है। सिस्टर क्रोमेटिड्स और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स का मतलब सिर्फ इतना है सिंपल कि जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं वो एक ही क्रोमोसोम का जो जेरोक्स कॉपी होता है, डबल जो होता है, उसे हम सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स का मतलब होता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उसके अगर क्रोमेटिड्स की बात करते हैं हम लोग तो वहाँ पे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं। अब क्रॉसिंग ओवर जो होता है ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होता है। जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट अगर इस क्रोमेटिड का और एक पार्ट इस क्रोमेटिड का आपस में क्रॉसिंग ओवर करते हैं तो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में जो क्रॉसिंग ओवर होता है और होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होता है। तो क्रॉसिंग ओवर का जो प्रोसेस है वो पैकाइटिन स्टेज में होता है, राइट। ये प्रोफेज 1 का एक सब फेज है। नाउ विच फेज ऑफ मियोसिस रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर टू हाफ, तो मियोसिस के किस फेज में क्रोमोसोम का नंबर जो होता है वो हाफ हो जाता है? तो मियोसिस 1, मियोसिस 2, प्रोफेज 2, एनाफेज 2। तो मियोसिस 1 में क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर जो होता है वो हाफ हो जाता है। अगर हम माइटोसिस की बात करें, माइटोसिस, तो यहाँ पे क्या होता है, सिस्टर क्रोमेटिड्स इनका क्या होता है, सेपरेशन होता है, ठीक। माइटोसिस में सिस्टर क्रोमेटिड्स का सेपरेशन होता है। बट अगर हम बात करें मियोसिस की, तो मियोसिस 1 में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम का होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। कब? एनाफेज 1 में। एनाफेज 1 में क्या होता है, मियोसिस 1 के एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है। और माइटोसिस में क्या होता है, सिस्टर क्रोमेटिड्स का सेपरेशन होता है। कब? एनाफेज में। क्योंकि माइटोसिस जो होती है एक ही फेज में कंप्लीट हो जाती है, तो यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड्स, क्योंकि अब ये क्यों होता है, क्योंकि इसे हम इक्वेशनल डिवीजन इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये सेपरेट होती हैं। क्रोमोसोम का जो नंबर है वो कम नहीं होता है, बट जो क्रोमोसोम डबल कॉपी में है उसका क्या होता है, वो हाफ हो जाता है। मतलब माइटोसिस में क्या होता है, कंडीशन तो डिप्लॉयड ही होती है, बट जब एम फेज में सेल आती है तो वहाँ पे जो क्रोमेटिड्स का नंबर होता है, जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो 4C होता है। नॉर्मल सेल में क्या होता है, जब सेल रेस्टिंग फेज में होती है, G0 फेज में होती है, उस कंडीशन में क्या होता है, 2N 2C कंडीशन होती है। ये 2N 2C कंडीशन का मतलब है कि डिप्लॉयड है और क्रोमोसोम का जो कंटेंट है वो डबल है, ठीक। बट अब यहाँ पे क्या है, जब सेल डिवाइड होना होता है और एस फेज के बाद
जब सेल बढ़ती है आगे, तो G2 फेज़ में या M फेज़ में क्या होता है, कंडीशन तो डिप्लॉयड तब भी होती है, बट जो क्रोमोसोम या डीएनए का जो अमाउंट है वो डबल हो जाता है। क्यों डबल हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेट कर चुका है, अपनी कॉपी को डबल कर चुका है, तो इसलिए 4C कंडीशन आ गई है। जो 2C कंडीशन थी, जो डिप्लॉयड कंडीशन थी, है भी डिप्लॉयड, बट हर एक होमोलॉगस क्रोमोसोम एक एक क्रोमोसोम के साथ, सपोज एक क्रोमोसोम है नॉर्मल कंडीशन में, एक होमोलॉगस क्रोमोसोम है, राइट। अब जब सेल डिवाइड करेगी तो क्या होगा, यहाँ पे इनके साथ इनकी डबल कॉपी बन जाएगी और ये एक सिस्टर क्रोमेटिड्स का फॉर्मेशन करेगा। हर क्रोमोसोम के पास एक सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगी। अब क्या होंगी, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होती हैं ये सेपरेट होती हैं एनाफेज के टाइम, चाहे वो मियोसिस हो चाहे माइटोसिस हो। बट माइटोसिस में क्या होता है कि ये सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट होती हैं, और मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस वन की बात कर रहा हूँ, मियोसिस वन के एनाफेज 1 में जो ये होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, एक क्रोमोसोम इधर चला जाएगा, एक क्रोमोसोम इधर चला जाएगा। जब एनाफेज 2 आएगा तो उसमें क्या होगा, सिस्टर क्रोमेटिड्स का सेपरेशन होता है, इसलिए मियोसिस 2 को हम नॉर्मल माइटोसिस ही कहते हैं, वो भी इक्वेशनल डिवीजन ही होता है। बट माइटोसिस के केस में क्या होता है, माइटोसिस में ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं ये सेपरेट होती हैं। एक सिस्टर क्रोमेटिड्स इस पोल पे चला जाएगा, दूसरा इस पोल पे चला जाएगा, दूसरे होमोलॉगस क्रोमोसोम का भी एक सिस्टर क्रोमेटिड अपोजिट पोल पे चले जाते हैं। इसलिए यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर जो होता है, जो कंटेंट होता है, वो तो हाफ हो जाता है, बट जो प्लॉइडी लेवल है वो मेंटेन रहता है, राइट। होप आपको ये समझ में आओगा, मैंने समझाने की तो पूरी कोशिश की है। नाउ द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस इज, तो माइटोसिस का जो लॉन्गेस्ट फेज है वो कौन सा है, तो होता है प्रोफेज। क्यों होता है प्रोफेज? क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोमल कंडेंसेशन होना होता है। कंडेंसेशन जो, क्योंकि इतना बड़ा जीनोम है उसमें क्या होता है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है कंडेंस होने में, क्योंकि हिस्टोन होता है, फिर उसकी वाइंडिंग होती है उसके चारों ओर, फिर न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन होता है, फिर वो कई सारे न्यूक्लियोसोम मिलके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए प्रोफेज और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसअपियर होना, ऑर्गेनेल्स का डिसअपियर होना, ये सब थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसलिए प्रोफेज जो होता है वो लॉन्ग फेज होता है। और अगर बात करें एनाफेज की, तो ये सबसे शॉर्टेस्ट फेज होता है माइटोसिस का, राइट। अब द शॉर्टेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस, ये देखिए क्वेश्चन आ ही गया, तो एनाफेज जो होता है वो शॉर्टेस्ट फेज होता है। नाउ कैरियोकाइनेसिस रिफर्स टू डिवीजन ऑफ, तो कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस का डिवीज़न जो होता है, या क्रोमोसोम का जो हाफ वो न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है, उसे हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। और साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है कि साइटोप्लाज्म का डिवीज़न, राइट। नाउ तो ये हमारा कंबाइंड टेस्ट सीरीज़ है, ये लॉन्च हो चुका है हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, मतलब ये दोनों मीडियम में अवेलेबल है। चाहे आप अगर हिंदी मीडियम से हैं तो भी आपके लिए सही है, और इंग्लिश मीडियम के लिए तो पहले से ही चल रहा है, बट हिंदी मीडियम के लिए अभी लॉन्च हुआ है। तो अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो इसे ज़रूर लीजिए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, और आप यहाँ हमारे ऐप से इसे बाय कर सकते हैं, स्टडी क्लिक इंडिया ऐप। नाउ साइटोकाइनेसिस इज डिवीज़न ऑफ, तो साइटोकाइनेस जो होता है साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है, न्यूक्लियस का डिवीज़न जो होता है वो कैरियोकाइनेसिस होता है। नाउ चेक पॉइंट इन सेल साइकिल अकर्स एट G1, G2, M, तो सेल साइकिल में चेक पॉइंट्स होते हैं। ये चेक पॉइंट्स क्यों होते हैं, चेक पॉइंट का मतलब क्या होता है, तो चेक पॉइंट्स का मतलब होता है कि यहाँ पे जैसे रोड पे भी हम चलते हैं तो चेक पॉइंट्स होते हैं, तो क्या चेक करते हैं कि आपके पास प्रॉपर लाइसेंस है, आप अगर कार चला रहे हैं तो सीट बेल्ट आपने पहन रखा है, मतलब जो भी चीज़ें, जो भी रूल्स हैं उन्हें देखा जाता है कि आप जो भी रूल्स हैं रोड पे चलने के फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो वही चीज़ यहाँ भी होती है सेल साइकिल में भी। सेल साइकिल का एक अपना रूल है कि जो भी हमारा डीएनए है, जो भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, वो प्रॉपर आगे बढ़ने चाहिए प्रॉपर अमाउंट में। अगर हमारे डीएनए में, जीनोम में कोई गड़बड़ी आ गई है तो उस सेल को वहीं पे रोक दिया जाएगा, सेल डिवीज़न में उसे आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। अगर वो गड़बड़ी जो है वो ठीक हो जाती है, लाइक अगर डीएनए में कोई मिस्टेक हो गई है तो जो भी हमारी रिपेयर मशीनरी होती है, अगर उसने ठीक कर दिया तब तो सेल साइकिल जो होगी वो कंटिन्यू होगी। बट अगर किसी कंडीशन में जो डीएनए है वो रिपेयर नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत डिफ़िकल्टी आ रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो भी सेल है वो रेस्टिंग फेज़ में भेज दिया जाएगा, उसका सेल डिवीज़न नहीं होगा, या फिर हो सकता है उसकी एपोप्टोसिस हो जाए,
वो सेल वहीं डाइजेस्ट कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। तो जितने भी डीएनए में अगर कोई डैमेज है वो चेक करने के लिए ऑर्गेनेल्स जो हैं वो प्रॉपर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, प्रोटीन्स जो हैं वो प्रॉपर हैं कि नहीं है, ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए। और जो मेजर चेक पॉइंट होता है वो डीएनए को चेक करते हैं, ठीक है। जो डीएनए होता है उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सेल ऑर्गेनेल्स में एक बार कहीं गड़बड़ी हो गई तो वो तो चल जाएगा, बट डीएनए जो होता है वो पूरी सेल के फंक्शन को, इनफैक्ट पूरी बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करता है, जो डीएनए होता है। तो डीएनए में कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, इसको चेक करने के लिए चेक पॉइंट्स होते हैं। तो कौन कौन से चेक पॉइंट होते हैं? तो G1, G2 एंड M चेक पॉइंट्स, ये 3 चेक पॉइंट्स जो होते हैं मेजर चेक पॉइंट हैं। ये हमारे जो जेनेटिक मटेरियल है सेल्स का, इसे चेक करते हैं कि प्रॉपर है या नहीं है, प्रॉपर डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, प्रॉपर आगे जितना जाना चाहिए सेल साइकिल में, आगे अगली फेज में उतना जा रहा है कि नहीं जा रहा, ये सारा कुछ इसमें चेक होता है। नाउ द स्पिंडल फाइबर आर कंपोज्ड ऑफ ट्यूबुलिन, एक्टिन, मायोसिन, केराटिन। तो स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो ट्यूबुलिन से बने होते हैं, ठीक। नाउ बाइवेलेंट फॉर्मेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, तो बाइवेलेंट मैंने बताया कि अभी कि बाइवेलेंट का मतलब जब होमोलॉगस क्रोमोसोम एक साथ आ जाते हैं तो उसे हम बाइवेलेंट कहते हैं, या फिर उसे साइनेप्सिस कहते हैं। तो माइटोसिस, मियोसिस 1, मियोसिस 2, ए माइटोसिस। तो मियोसिस 1 में हमने क्या देखा था कि जो प्रोफेज 1 का जाइगोटिन स्टेज है उसमें क्या होता है कि बायोलेंट का फॉर्मेशन होता है। नाउ कियास्माटा फॉर्मेशन अकर्स इन, तो कियास्माटा जो होता है वो जंक्शन होता है, जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं इनका जो जंक्शन होता है इसे हम कियास्माटा कहते हैं। तो ये किस फेज में होता है? ये डिप्लोटिन फेज में पाया जाता है, सॉरी डिप्लोटिन नहीं, डाइकिनेसिस फेज में, नहीं डिप्लोटिन में ही पाया जाता है, राइट, डिप्लोटिन। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं ये जो डिप्लोटिन स्टेज है यहाँ पे कियास्माटा का फॉर्मेशन हो रहा है। ये जो जंक्शन बन रहा है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में, तो इससे हम कियास्माटा कहते हैं और ये डिप्लोटिन स्टेज में पाया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशनल डिवीजन रिफर्स टू, तो इक्वेशनल डिवीजन का मतलब होता है कि जो भी हमारा क्रोमोसोम है, जो भी डीएनए का कंटेंट है, वो जब जो डॉटर सेल्स बन रही हैं उसमें इक्वल अमाउंट में जाता है तो उसे हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। अगर क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया है, 2n से n हो गया, अगर 2n से 2n दोनों सेल्स में जा रहा है, जो दो सेल बन रही हैं दोनों में 2n जा रहा है, तो इसे हम इक्वेशनल डिवीजन कहेंगे। बट अगर 2n से ये पेरेंटल सेल है और ये डॉटर सेल है, अगर 2n से क्या हो गया, एक सेल में n गया, एक सेल में n गया, यानी कि प्लॉइडी लेवल जो है वो हाफ हो गया है, हैप्लॉइड हो गया है, तो यहाँ पे हम रिडक्शनल डिवीजन कहेंगे। ये क्या है? डॉटर सेल्स है और ये क्या है? पेरेंटल सेल है। ये कब होता है? मियोसिस में होता है, और ये कब होता है? माइटोसिस में होता है, राइट। तो माइटोसिस क्या होता है? इक्वेशनल डिवीजन होता है, और मियोसिस क्या होता है? ये रिडक्शनल डिवीजन होता है, क्योंकि यहाँ पे जो क्रोमोसोम का नंबर है, जो प्लॉइडी लेवल है, वो हाफ हो जाता है। अब इक्वेशनल डिवीजन किसे कहते हैं? तो माइटोसिस और मियोसिस 2, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मियोसिस 2 जो होता है वो एग्जैक्ट वही होता है जैसा कि माइटोसिस में होता है। तो मियोसिस 2 एंड माइटोसिस जो है वो इक्वेशनल डिवीजन है, क्योंकि प्लॉइडी लेवल मियोसिस का जो मियोसिस 1 होती है, मियोसिस 1 में ही क्या होता है? हाफ हो जाता है, 2n से n हो जाता है मियोसिस 1 में। और ये किस फेज में होता है? एनाफेज में, एनाफेज 1 में होता है, ठीक। एनाफेज 1 में क्या होता है? जो प्लॉइडी लेवल होता है, यानी कि यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है। अब बात आती है जब मियोसिस 2 की, तो मियोसिस 2 में क्या होता है? जब एनाफेज होता है, तो जहाँ पे क्रोमोसोम का डिवीजन होता है, सेपरेशन होता है, तो यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट होती हैं, ना कि होमोलोगस क्रोमोसोम। इसलिए जो मियोसिस 2 है और माइटोसिस है वो इक्वेशनल डिवीजन है, जहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर जितना पेरेंटल सेल में उतना ही डॉटर सेल में रहता है, ठीक। नाउ रिडक्शनल डिवीजन रिफर्स टू, तो रिडक्शनल डिवीजन जो होता है वो मियोसिस 1 में होता है। मियोसिस 1 के एनाफेज 1 में क्या होता है? जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। तो होमोलोगस क्रोमोसोम जो पेयर में होते हैं, जब पेयर ख़त्म हो गया तो जो 2n था वो कन्वर्ट हो गया n में, राइट। 2n का मतलब कुछ ऐसी कंडीशन और n का मतलब ऐसी कंडीशन, राइट।
और अगर हम इक्वेशनल डिवीज़न की बात करते हैं तो ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं, सपोज ये होमोलोगस क्रोमोसोम है और इनका जब सेपरेशन होगा तो ये क्या होगा, सेल में कुछ ऐसी कंडीशन पहुंचेगी। अभी जब माइटोसिस में जब एस फेज़ के बाद सेल आगे बढ़ी है G2 और एम फेज़ में, तो ऐसी कंडीशन है, ठीक, एम फेज़ में। अब एनाफेज जब हो गया, जब क्रोमोसोम का सेपरेशन हो गया, जब सेल डिवाइड हो गई, तो उस कंडीशन में फिर अब ये 2 सेल बनेंगी। 2 सेल में क्या होगा, हर एक सेल में इक्वल अमाउंट ऑफ DNA जाएगा, जिसे हम 2n ही कहेंगे, और यहाँ पे ये इक्वेशनल डिवीज़न हो रहा है। बट मियोसिस में क्या होता है, जब मियोसिस 1 के एनाफेज 1 में ये होमोलोगस क्रोमोसोम ही सेपरेट हो जाते हैं, तो एक क्रोमोसोम इसमें चला जाएगा, एक क्रोमोसोम इसमें चला आएगा, तो इसे हम रिडक्शनल डिवीज़न कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया, ना कि सिस्टर क्रोमेटिड्स। सिस्टर क्रोमेटिड्स अभी भी क्रोमोसोम के साथ रहेंगी, बट क्रोमोसोम का जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो सेपरेट हो जाएंगे। नाउ द टर्म माइटोसिस वॉज क्वाइंड बाई, तो माइटोसिस जो टर्म है उसे क्वाइंड किया था फ्लेमिंग ने, ठीक, इसे याद रखिए, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, कभी भी पूछा जा सकता है। द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिड्यूस टू हाफ ड्यूरिंग, तो जो डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो कब हाफ हो जाता है, एनाफेज 1 में। ये मियोसिस का पार्ट है, मियोसिस में ही क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है, और ये एनाफेज 1 में होता है, मियोसिस 1 के, प्रोफेज 1 के, एनाफेज 1 में, ठीक। नाउ मियोसिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोथ, जेनेटिक स्टेबिलिटी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिपेयर। तो मियोसिस किसके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये जो भी जीनोम का कंटेंट है उसे आगे मेंटेन करने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मियोसिस होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, यहाँ पे गैमेट्स का फ्यूजन होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। अब अगर सपोज मियोसिस नहीं होगी तो क्या होगा, डिप्लॉयड कंडीशन ही रहेगी। अब फ्यूजन जब भी होगा तो एक मेल गैमीट है, सपोज ये क्या है, ये एक फीमेल गैमीट है, प्लस एक क्या होगा, ये भी 2n सेल होगी, और ये मेल गैमीट है। अब इनका जब फ्यूज़न होगा तो कैसी कंडीशन आ जाएगी, एक 4n कंडीशन आ जाएगी, टेट्राप्लॉइड कंडीशन आएगी। बट अब ये तो स्टेबल ही नहीं होगा। फिर एनिमल्स के केस में जब ये अनएम्प्लॉयड होती है तो फिर उसमें कुछ एबनॉर्मलिटीज़ आती हैं, तो ये स्टेबल नहीं होगा। तो इसे मेंटेन रखने के लिए, इसे स्टेबलाइज करने के लिए क्या किया जाता है, मियोसिस कर दिया जाता है। किसमें, जर्म सेल्स में। हमारी बॉडी में 2 टाइप की सेल्स होती हैं, एक सोमैटिक सेल्स जो कि नॉर्मल सेल्स होती हैं जिनमें माइटोसिस होता है, और एक होती हैं जर्म सेल्स जहाँ पे मियोसिस होता है। मियोसिस में क्या होता है, जो 2n कंडीशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, n में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये एक क्या है, एक सपोज ये मेल्स गैमीट है और ये दूसरा भी n है, और ये एक फीमेल गैमीट है। इन दोनों का जब फ्यूज़न होगा तो 2n कंडीशन आएगी, और ये जो जाइगोट होगा इसी से क्या होगा, आगे जो नया एम्ब्रियो है उसका फॉर्मेशन होगा, फीटस बनेगा, और फिर बेबी बर्थ होगा। तो उसमें क्या होगा, जो नया ऑर्गेनिज्म आ रहा है उसकी प्लॉइडी मेंटेन रहेगी। इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मियोसिस जरूरी होता है। मियोसिस नहीं होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्लॉइडी लेवल है वो ऑल्टर हो जाएगा, और फिर ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक। सो कंबाइंड टेस्ट सीरीज़ जहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिलने वाले हैं, अगर आप चाहते हैं वीडियो लेक्चर्स भी तो ये भी अवेलेबल है, और इसका प्राइस जो है वो 999 है। ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, हिंदी मीडियम के लिए खासकर ये बनाया गया है, जहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स हैं हिंदी मीडियम वाले जिनको प्रॉब्लम होती है इंग्लिश में, वो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और यहाँ पे MCQs, PYQs क्वेश्चन के साथ साथ उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन सब कुछ मिलने वाला है आपको। नोट्स भी मिलेगा, और नोट्स के साथ साथ अगर आप वीडियो भी लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिलने वाला है। ये सारा कुछ आप हमारे ऐप के थ्रू बाय कर सकते हैं। नाउ स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू क्रोमोसोम एक्ट। तो स्पिंडल फाइबर कहाँ पे अटैच होते हैं, तो ये एक क्रोमोसोम है जो कि यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड्स भी हैं। ठीक। अब ये सिस्टर क्रोमेटिड है, ये एक क्रोमोसोम है, यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं क्योंकि यहाँ पे DNA का जो कंटेंट है वो डबल हो चुका है। राइट। ये जो इसका सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रोमियर, इसी सेंट्रोमियर रीजन में क्या होता है, काइनेटोकोर होता है। काइनेटोकोर जो होता है प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो अटैच होते हैं।
ये काइनेटोकोर का स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप, यहाँ पे बहुत सारी प्रोटीन्स लग के काइनेटोकोर का फॉर्मेशन कर रही, जिसपे माइक्रोट्यूब्यूल आके क्या कर रहा है, बाइंड हो रहा है, इससे जुड़ता है और क्या करता है, अब ये जो सेंट्रोमियर है इन्हीं के साथ साथ ये जो क्रोमेटिड्स हैं इन्हें क्या होगा, सेपरेट करेगा। यहाँ पे सेपरेस एंजाइम काम करता है। सेपरेस एंजाइम क्या करता है, इसे ब्रेक कर देता है। जो यहाँ पे क्वेश्चन लगा हुआ है, मतलब जो क्रोमेटिड्स यहाँ पे जुड़ी हुई हैं सेंट्रोमेरिक रीजन में, उसे ब्रेक कर देगा और फिर क्या होगा, ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये सेपरेट हो जाएंगी, अपोजिट पोल पे चली जाएंगी और इक्वल डिवीज़न हो जाएगा। इक्वल जो जेनेटिक मटेरियल है वो 2 सेल्स में, डॉटर सेल में पहुंच जाएगा। तो स्पिंडल फाइबर अटैच टू क्रोमोसोम एट, कहाँ पे अटैच होती हैं, ये सेंट्रोमियर रीजन में। और सेंट्रोमियर के कौन से स्पेसिफिक पार्ट पे, ये जो काइनेटोकोर है, काइनेटोकोर में इनका अटैचमेंट होता है। जो भी माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, स्पिंडल फाइबर जो होते हैं, ये यहीं पे अटैच होते हैं, जो सेंट्रोमियर का काइनेटोकोर रीजन है। और काइनेटोकोर जो होता है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे ये बाइंड होता है माइक्रोट्यूब्यूल। नाउ द स्टेज बिटवीन 2 मियोटिक डिवीजन इज कॉल्ड, तो 2 मियोसिस के बीच में, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में क्या होता है, एक इंटरकाइनेसिस होती है। इंटरफेस, साइटोकाइनेसिस, डायकाइनेसिस एंड इंटरकाइनेसिस। क्या डिफरेंस है इंटरफेस और इंटरकाइनेसिस में? इंटरफेस में 3 फेजेस होती हैं, G1, S, G2। एस फेज में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डबलिंग होती है। बट इंटरकाइनेसिस में देयर इज नो डबलिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जितना जेनेटिक मटेरियल पहले से प्रेजेंट है सेल में उतना ही रहेगा, यहाँ पे कोई डबलिंग नहीं होने वाली है, इसलिए इसे इंटरकाइनेसिस कहा जाता है। यहाँ पे कोई भी डीएनए का डबलिंग नहीं होती है। बट इंटरफेज में क्या होता है, जो भी हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो डबल होता है, डीएनए रेप्लिकेट होता है। बट इंटरकाइनेसिस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो 2 मियोसिस के बीच में जो फेज आती है उसे हम इंटरकाइनेसिस कहते हैं। और 2 सेल साइकिल, मतलब कि सब्सिक्वेंट जो सेल साइकिल्स होती हैं उनके बीच में जो फेज, 2, अगर हम 2 माइटोसिस के बीच में बात करें तो वहाँ पे इंटरफेज आती है। बट 2 मियोसिस के बीच में इंटरकाइनेसिस होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोटीन रेगुलेट्स सेल साइकिल चेक पॉइंट? हिस्टोन, साइक्लिन, ट्यूबुलिन, मायोसिन। तो साइक्लिन जो होते हैं ये क्या करते हैं, सेल साइकिल को रेगुलेट करते हैं। और इनके साथ एक और प्रोटीन मिलती है जिसे हम CDK कहते हैं। CDK का मतलब होता है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस। ठीक, साइक्लिन जो होते हैं इनका जनरेशन और डिग्रेडेशन होता है, मतलब ये बनती हैं और फिर जब इनका काम ख़त्म हो जाता है तो ख़त्म हो जाती हैं। बट जो CDK होते हैं ये थ्रू आउट सेल साइकिल प्रेजेंट होते हैं। इनका एक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन होता है। जब इनकी ज़रूरत होगी तो इनको फॉस्फोराइलेट करके इन्हें एक्टिव कर दिया जाएगा। बट जब ये इनका काम ख़त्म हो जाएगा तो इन पर डीफॉस्फोराइलेशन करके इनको रोक दिया जाएगा, सप्रेस कर दिया जाएगा। तो CDK जो होते हैं वो एक्टिवेट और इनएक्टिवेट होते हैं। बट जो साइक्लिन्स होती हैं इनका फॉर्मेशन और डिग्रेडेशन होता है। तो जो 4 फेजेस हैं सेल साइकिल के, इन्हें ऑपरेट करवाने के लिए अलग अलग CDK और साइक्लिन जो होती हैं वो काम करती हैं। लाइक G1, S, G2, M, ये 4 फेजेस हैं। तो अगर हम बात करें साइक्लिन की और CDK, ठीक, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस, तो G1 फेज में साइक्लिन कौन सी है, साइक्लिन D होता है यहाँ पे, साइक्लिन D काम करता है। S फेज में कौन सी काम करती है, E, साइक्लिन E। G2 फेज में कौन सी साइक्लिन काम करती है, A साइक्लिन। और M फेज में कौन सी साइक्लिन काम करती है, B। तो साइक्लिन D, साइक्लिन E, साइक्लिन A, साइक्लिन B, ये 4 अलग अलग फेजेस हैं। और CDK की अगर बात करें तो 4 और यहाँ पे 3, 2 और यहाँ पे 2 और 1। तो G1 फेज में साइक्लिन D, CDK 4, S फेज में साइक्लिन E, CDK 3, G2 फेज में साइक्लिन A, CDK 2, M फेज में साइक्लिन B, CDK 2 और 1 दोनों काम करते हैं यहाँ पे, राइट। तो ये साइक्लिन और CDK ये भी पूछा जा सकता है, आप लोग इसे याद रखिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, इन माइटोसिस क्रोमोसोम लाइन अप एट इक्वेटर ड्यूरिंग। तो माइटोसिस में क्रोमोसोम कब इक्वेटर पे लाइन होते हैं, तो सबको पता है मेटाफेज में लाइन होते हैं।
और ये बेस्ट फेज़ होती है जहाँ पे हम क्रोमोसोम को माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं और बहुत अच्छा दिखता है यहाँ पे। नाउ इन प्लांट सेल साइटोकाइनेसिस अकर्ड बाय फरो मेथड, सेल प्लेट फॉर्मेशन, बोथ नन। तो प्लांट सेल में क्या होता है, सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है जो कि बीच से मिड से बनना स्टार्ट होती है। सपोज ये सेल है तो इसमें क्या होगा, ये अगर इसका मिड पार्ट है तो यहाँ से क्या होगा, सेल प्लेट का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा और अंदर से बाहर की तरफ जाएगा। ये प्लांट सेल के सेल डिवीजन का साइटोकाइनेसिस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जो कि जो सेल प्लेट है वो अंदर से बाहर की तरफ जाती है। बट अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, सेल फरो बनती है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करती है और दो सेल, ये इन्वेजिनेशन इतना अंदर आ जाता है जिससे कि दो सेल जो होती हैं वो अलग हो जाती हैं, मतलब एक सेल से दो सेल बन जाती हैं। इन्वेजिनेट करके यहाँ पे आ जाएगा और ये दोनों यहाँ पे सेपरेट हो जाएंगी, राइट। तो सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है प्लांट सेल में, सेल फरो फॉर्मेशन होता है एनिमल सेल में। सेल प्लेट जो होती है वो सेंटर में बनती है और बाहर की तरफ बढ़ती है, और ये जो सेल फरो होती है ये सेल के बाहर की से अंदर की तरफ को आता है और सेल फरो अंदर से बाहर की तरफ जाता है, ये याद रखिएगा। नाउ इन एनिमल सेल साइटोकाइनेसिस अकर्स बाय, तो साइटोकाइनेसिस कैसे होता है एनिमल सेल में, सेल प्लेट फॉर्मेशन, ये तो प्लांट सेल का फीचर है। सेल प्लेट फॉर्मेशन इसलिए होता है क्योंकि सेल वॉल होती है प्लांट सेल्स में जो कि रिजिड स्ट्रक्चर है, उसमें इन्वेजिनेशन पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। अंदर से बाहर की तरफ सेल वॉल, ये सेल प्लेट फॉर्मेशन स्टार्ट होता है और फाइनली दो सेल बन जाती हैं। बट जो एनिमल सेल्स होती हैं यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कि एक फ्लैसिड स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से क्या होता है, इन्वेजिनेशन पॉसिबल हो पाता है। और फिर इस इन्वेजिनेशन की वजह से, फरो फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है, दो सेल डिवाइड हो जाती हैं। तो एनिमल सेल में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस जो है वो फरो मेथड से होता है। नाउ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म ड्यूरिंग लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन। तो जाइगोटीन जो होता है यहाँ पे साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है या साइनेप्सिस बनता है या बाइवेलेंट भी कह सकते हैं हम। नाउ क्रोमोसोम अपीयर थिन एंड लॉन्ग ड्यूरिंग, तो क्रोमोसोम किस फेज में थिन और लंबे लंबे दिखते हैं, यानी कि यहाँ पे अभी कंडेंसेशन नहीं हुआ है प्रॉपर। तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, तो फर्स्ट स्टेज जो होता है वहीं पे क्या होता है, क्रोमोसोम अभी कंडेंस होना स्टार्ट हुए हैं बट कंडेंस नहीं हुए। तो इस स्टेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम होते हैं वो थिन और लॉन्ग दिखते हैं, क्रोमेटिन फाइबर के फॉर्म में दिखते हैं। नाउ लैम्ब्रस क्रोमोसोम आर सीन इन प्रोफेज 1, डिप्लोटीन, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। तो ये डिप्लोटीन स्टेज में देखने को मिलते हैं। और लैम्ब्रस क्रोमोसोम का क्या मतलब होता है, क्यों ये बनते हैं, तो ये जो होते हैं इसमें बड़े बड़े लूप्स बनते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो कि फ्री स्ट्रक्चर होते हैं, जो यूक्रोमेटानाइज स्ट्रक्चर होते हैं। यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो इसलिए हो सकता है, परफॉर्म हो सकता है। ये जो होता है ये जब ये जो सेल्स होती हैं, एम्ब्रियोनिक सेल्स जो कि oocytes होती हैं मैमल्स में, मैमल्स को छोड़कर जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनमें जो oocytes होती हैं, इनकी सेल्स में क्या होता है, oocytes में ये लैम्ब्रस क्रोमोसोम देखने को मिलता है और ये बनता है डिप्लोटीन स्टेज में। यहाँ पे जो ये लूप्स हैं ये यूक्रोमेटानाइज्ड हैं जैसा मैंने बताया। तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस ईजिली हो पाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन की सिंथेसिस हो पाए, क्योंकि जब ट्रांसक्रिप्ट ज़्यादा बनेगा तो ऑब्वियसली प्रोटीन भी ज़्यादा बनेगी और प्रोटीन का काम इस समय ज़्यादा होता है। उस साइड के जब उसकी ग्रोथ होना होता है तो उस साइड में बहुत ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से ये हाईली यूक्रोमेटानाइज्ड स्ट्रक्चर जो होते हैं वो काम करते हैं प्रोटीन सेंसेस में इनडायरेक्टली। नाउ द हैप्लॉइड गैमेट फ्यूज टू फॉर्म, तो हैप्लॉइड गैमेट जब फ्यूज़ होते हैं तो जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं जो कि डिप्लॉइड कंडीशन में होता है, और हैप्लॉइड का मतलब एन, ठीक। जाइगोट जो होता है डिप्लॉइड होता है। नाउ तो अगर आप यूपी, टीजीटी, पीजीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अचीवर बैच जो है वो लॉन्च हो चुका है आपके लिए, और ये एक टेस्ट सीरीज़ है जहाँ पे आपकी जो प्रिपरेशन है उसे और इन्हांस कर सकते हैं और बूस्टअप कर सकते हैं आप लोग। ये जस्ट 499 में है और इसे आप हमारे ऐप के थ्रू बाय कर सकते हैं। नाउ विच फेज इंश्योर जेनेटिक वेरिएशन, तो कौन सा फेज जेनेटिक वेरिएशन कॉज करता है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 2, टीलोफेज, इंटरफेज। तो प्रोफेज 1 में क्या होता है, प्रोफेज 1 के पैकाइटिन स्टेज में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है।
क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या होता है, जो भी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं, जो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। एक क्रोमोसोम का पार्ट दूसरे क्रोमोसोम पे जाके रिकम्बाइन हो जाता है, जिसकी वजह से अब वेरिएशंस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वेरिएशन जब आएगा तो उसमें जेनेटिक वेरिएशन हो, मतलब वही वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन वही है। जेनेटिक वेरिएशन आएंगे तो फिनोटाइपिक जो कैरेक्टर होंगे वो भी नए बनेंगे, क्योंकि जब जेनेटिक वेरिएशन आएगा यानी कि जो भी डीएनए है वो रिकम्बाइन हो रहा है, उसमें नए नए सीक्वेंसेस आ रहे हैं, तो अब ट्रांसक्रिप्ट जो बनेगा वो भी एक नए तरीके का बनेगा। अब ट्रांसक्रिप्ट नया टाइप का बना है तो वहाँ पे जो प्रोटीन बनेगी वो भी एक नए टाइप की होगी, नई प्रोटीन होगी। अब जो प्रोटीन नहीं बन रही तो उसके फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन भी अलग आएंगे नॉर्मल से, तो ऐसे में क्या होता है, वेरिएशन के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं, और ये मियोसिस में ही होता है, माइटोसिस में ऐसी कंडीशन नहीं होती है। क्रॉसिंग ओवर जैसी चीज़ें माइटोसिस में नहीं होती हैं। नाउ G0 फेज इज ऑल्सो नोन एज, तो इसे हम रेस्टिंग फेज कहते हैं, ये हमने पहले ही देखा था। नाउ सेल साइकिल ड्यूरेशन इन ह्यूमन सेल इज अप्रॉक्सीमेटली 12 आवर, 24 आवर, 48 आवर, 72 आवर। तो 12 आवर्स जो होता है वो सोमैटिक सेल्स की अगर हम बात करें तो इनका जो अप्रॉक्सीमेट ड्यूरेशन है सेल साइकिल का वो 28 आवर्स है, सॉरी 24 आवर्स। नाउ G1 phase is characterized by DNA synthesis, organelle synthesis, nuclear division, spindle formation। तो ऑर्गेनेल्स की सिंथेसिस या फिर उनका रीअपेरेंस जो होता है वो G1 फेज में होता है। नाउ हिस्टोन सिंथेसिस अकर्स ड्यूरिंग G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज। तो इसकी सिंथेसिस जो होती है वो S फेज में होती है, ठीक है, और ये भी सेमी कंजर्वेटिव मोड में होती है। सेमी कंजर्वेटिव जैसा डीएनए सिंथेसाइज होता है, एक पेरेंटल स्ट्रैंड होती है और एक न्यू सिंथेसाइज स्ट्रैंड होती है, तो वैसा ही हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं, ऑक्टामर्स जो होते हैं, उसमें जो ऑक्टामर बनता है वो 4 प्रोटीन जो पहले वाली होंगी और 4 उसमें नई सिंथेसिस होगी, और वैसे ही जो दूसरा हाफ होगा 4 का, उसमें भी 4 नई बनेंगी, 4 पेरेंटल रहेंगी। तो डीएनए की सिंथेसिस भी सेमी कंजर्वेटिव होती है, और जो हिस्टोन होता है उसका भी जो सिंथेसिस होती है प्रोटीन के ऑक्टामर्स का, वो भी सेमी कंजर्वेटिव मोड में ही होता है। नाउ द फर्स्ट ऑब्जर्व स्टेज ऑफ माइटोसिस इज, तो माइटोसिस की सबसे पहली स्टेज कौन सी है, तो प्रोफेज है, हम सबको पता है। नाउ टर्म मियोसिस वॉज क्वाइंड बाई, तो फार्मर एंड मोरे ने क्या किया था, जो मियोसिस टर्म इसे क्वाइंड किया था, इन्होंने सबसे पहले ये इस टाइप का सेल डिवीजन डिस्कवर किया था जहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। नाउ ड्यूरिंग मियोसिस द सेंट्रोमियर डिवाइड्स इन, तो मियोसिस में क्या होता है, सेंट्रोमियर कब डिवाइड होते हैं, तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मियोसिस 1 में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम डिवाइड करते हैं, लाइक ये क्रोमोसोम है एक, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक। अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम एक एक अलग अलग है, इनके बीच में क्या है, अब ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, इन दोनों की बात करें तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। बट ये एक जो इंडिविजुअल क्रोमोसोम है इसमें क्या है, सेंट्रोमियर पार्ट है। सेंट्रोमियर यानी कि सेंट्रल पार्ट जहाँ पे क्रोमोसोम जो होता है या डीएनए जो होता है हाईली कंडेंस्ड होता है, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, अब इस सेंट्रोमियर का डिवीजन कब होता है, क्योंकि मियोसिस में क्या होता है कि मियोसिस 1 में अगर हम बात करें, मियोसिस 1 में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है। ये एक क्रोमोसोम इस तरफ चला जाएगा, एक क्रोमोसोम इस तरफ चला जाएगा, यानी कि अपोजिट पोल्स पे चले जाएंगे क्रोमोसोम, ठीक है। तो यहाँ पे हम नहीं देख रहे हैं कहीं भी कि ये जो सेंट्रोमियर है ये डिवाइड हो रहा हो, बट यही जब यही सेल आगे बढ़ेगी, अब मियोसिस 2 आएगी, तो इस कंडीशन में क्या होगा, मियोसिस 2 वाली कंडीशन में क्या होगा कि अब यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं रह गए, अब यहाँ पे इंडिविजुअल क्रोमोसोम आ गए। अगर ह्यूमन की बात करें तो 23 क्रोमोसोम एक सेल में चले गए और 23 क्रोमोसोम एक सेल में चले गए, अब यहाँ पे कोई भी पेयरिंग नहीं रह गई। तो यहाँ पे क्या होगा, अब मियोसिस 2 में ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं इनका सेपरेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो सिस्टर क्रोमेटिड्स का सेपरेशन स्टार्ट होगा मियोसिस 2 में। तो सिस्टर क्रोमेटिड जब सेपरेट होंगी तो कैसे सेपरेट होंगी, जब सेंट्रोमियर डिवाइड होगा तभी सेपरेट होंगी सिस्टर क्रोमेटिड्स, क्योंकि ये क्या है, सेंट्रोमियर से बाइंडेड है। तो ये कब होता है, मियोसिस 2 के एनाफेज 2 में, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि माइटोसिस की अगर हम बात करते हैं तो माइटोसिस में भी एनाफेज में ही होता है ये कंडीशन, ठीक। माइटोसिस में कब होता है, एनाफेज में होता है। मियोसिस में कब होता है, एनाफेज 2 में होता है सिस्टर क्रोमेटिड्स का सेपरेशन। होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन सिर्फ और सिर्फ एनाफेज 2 में, एनाफेज 1 में होता है।
मियोसिस 1 के एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन और कहीं भी कभी भी नहीं होता है। बट ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स का सेपरेशन है ये मियोसिस 2 के एनाफेज 2 में हो सकता है या माइटोसिस के एनाफेज स्टेज में हो सकता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा बहुत ध्यान से। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, हाउ मेनी डॉटर सेल आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस। तो मियोसिस 2 फेजेस में होती है, मियोसिस 1, मियोसिस 2। मियोसिस 1 के बाद 2 सेल बनती हैं, मियोसिस 2 के बाद 2 सेल बनती हैं, तो फाइनली 4 सेल्स बनती हैं। जब मियोसिस कंप्लीट होती है तो 4 सेल बनती हैं, ठीक है, और माइटोसिस में 2 सेल बनती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन प्लांट सेल डिवीजन। तो प्लांट सेल डिवीजन में कौन सा इसमें से ऑर्गेनेल एब्सेंट होता है, तो सेंट्रियोल जो होता है वो एब्सेंट होता है प्लांट सेल में, ये सेंट्रियोल नहीं प्रेजेंट होता है। इसका काम करता है माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर जो होता है वो काम करता है प्लांट सेल में, बट सेंट्रियोल जो होता है वो एब्सेंट होता है प्लांट सेल में, ये एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है। नाउ सो अगर आप UPLT ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमारी टेस्ट सीरीज़ जो है वो लॉन्च हो चुकी है, जहाँ पे MCQ PYQ क्वेश्चन के साथ साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन और नोट्स भी इसके साथ मिल रहा है आपको। तो ये अगर चाहते हैं आप बाय करना तो बहुत ही मार्जिनल प्राइस में है, जस्ट ₹499 आप बाय कर सकते हैं, जहाँ पे आपको 10 मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। ये 10 मॉक टेस्ट बहुत अच्छे और बहुत ही मतलब एग्ज़ाम वाली फीलिंग आपको दिलाएंगे, ताकि मेन एग्ज़ाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो स्टडी क्लिक इंडिया से आप ले सकते हैं ना। इन विच स्टेज ऑफ मियोसिस डू होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट। तो होमोलोगस क्रोमोसोम कब सेपरेट होते हैं, हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, ये सेपरेट होते हैं एनाफेज 1 में। एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है। नाउ द सेल साइकिल कंट्रोल सिस्टम इज रेगुलेटेड बाय साइक्लिन एंड CDK। तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चंस में एक में डिस्कस किया था कि कौन कौन सा साइक्लिन होते हैं और कौन कौन सा CDK होते हैं जो सेल साइकिल को ऑपरेट करते हैं। तो साइक्लिन CDK ये 2 अलग अलग प्रोटीन्स हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड है, ठीक है, और यही क्या करते हैं, जो सेल साइकिल है इनकी डिफरेंट फेजेस को रेगुलेट करवाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, ड्यूरिंग विच स्टेज डज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कब डिसअपियर होती है, तो प्रो फेज में क्या होता है, डिसअपियर होती है, और जब टीलो फेज के ख़त्म होते होते ये क्या होता है, रीअपियर होना स्टार्ट हो जाती है। जब साइटोकाइनेसिस हो जाती है तो उसमें फिर से ये रीअपियर हो जाती है। नाउ सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन अकर्स ड्यूरिंग G1 फेज, S फेज, G2, M फेज। तो सेंट्रोसोम जो होता है वो कब डिवाइड होता है, डुप्लीकेट होता है, S फेज में इसका डुप्लीकेशन होता है। नाउ माइटोटिक डिवीजन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हेल्प्स इन। तो माइटोटिक डिवीजन कब होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, या किस में हेल्प करता है ये, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेरिएशन, गैमेट फॉर्मेशन। तो माइटोटिक डिवीजन ही क्या होता है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं जब सेल, क्योंकि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसका पूरा का पूरा सिस्टम क्या है, एक में ही पूरा प्रेजेंट है, सारा जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं सारा कुछ एक में ही प्रेजेंट है। सपोज ये एक सेल है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसका सारा फंक्शन जितना भी एक्सक्रीशन, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन सब कुछ एक सेल से ही हो रहा है। तो ये जब भी डिवाइड करेगी, अब क्योंकि ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, अभी जब डिवाइड करेगा तो 2 ऑर्गेनिज्म बनाएगा। ऐसा थोड़ी ना है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक सेल डिवाइड करेगी 2 बनाएगी, अब सेल से टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन बनेंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। यही इसका सेल है, ये इसका टिश्यू है, ये इसका ऑर्गन है, ये इसकी बॉडी है, एक ही सेल में इसके सारे फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं। तो जब ये एक सेल डिवाइड करेगी, एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड कर रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। तो अब जब ऑर्गेनिज्म डिवाइड कर रहा है तो कैसे डिवाइड कर रहा है, माइटोसिस के थ्रू डिवाइड कर रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पे गैमेट का फ्यूजन तो हो नहीं रहा है, इसलिए एसेक्सुअल है, और डिवीजन हो रहा है, नॉर्मल सेल डिवीजन हो रहा है, माइटोसिस हो रही है, इससे माइटोटिक डिवीजन ही कहेंगे इसे हम। अब इसे अगर हम और ज़्यादा स्पेसिफिक होना चाहते हैं तो माइटोसिस नहीं, ए माइटोसिस इसे कह सकते हैं, क्योंकि जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जब ये डिवाइड होते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो DNA होता है ये एलोंगेट हो जाता है, ठीक है, अगर हम प्रोटोजोआ की बात करें तो, क्योंकि ईस्ट में जो होता है वो प्रॉपर सेल डिवीजन होता है। ईस्ट भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, ठीक है, ईस्ट जो है वो एक यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, बट यहाँ पे ए माइटोसिस नहीं होता है, यहाँ पे माइटोसिस होता है। बट जो प्रोटोजोआ है, जो लोअर ऑर्गेनिज्म है, इसमें क्या है,
कि जो न्यूक्लियस है ये इलोंगेट हो जाता है और ये बीच से ब्रेक हो जाता है और 2 सेल बनती हैं, तो ये दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ, या फिर हो सकता है क्योंकि यहाँ पे इलोंगेशन की वजह से तो कुछ पार्ट मिस हो सकता है, कुछ पार्ट ज़्यादा जा सकता है, कुछ पार्ट कम जा सकता है एक दूसरे सेल्स में, तो इसे हम एमाइटोसिस कहते हैं। यहाँ पे प्रॉपर सेल साइकिल नहीं चलती है, यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियस का इलोंगेशन होने की वजह से क्या होता है, सेल डिवीज़न हो जाता है, तो इसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे माइटोसिस डिवीज़न को। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। ठीक, नाउ द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड, तो होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग को हम साइनेप्सिस कहते हैं, ये हम शुरू से ही देखते आ रहे हैं। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर जो होता है ये सिस्टर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होता है होमोलोगस क्रोमोसोम के, और ये पैकाइटिन स्टेज में होता है। ये साइनेप्सिस जो होता है वो जाइगोटिन स्टेज में होता है। कियास्माटा जो होता है वो डिप्लोटिन स्टेज में होता है। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 47, क्रोमोसोम बिकम विजिबल इन, तो क्रोमोसोम कब हमें अच्छे से विजिबल होते हैं, कब दिखाई देते हैं अच्छे से, तो मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन हो जाते हैं, जहाँ पे हम इजीली उन्हें माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन के थ्रू देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 48, ड्यूरिंग oogenesis मियोसिस इज अरेस्टेड एट, तो मियोसिस कब अरेस्ट होती है, तो प्रोफेज 1 के डिप्लोटिन स्टेज में मियोसिस ये जो oogenesis होती है वो फर्स्ट अरेस्ट होता है, और मेटाफेज 2 में क्या होता है, ये सेकंड अरेस्ट होता है। ठीक है, सेकंड अरेस्ट तब रिलीज होता है जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये जो अरेस्ट है ये अरेस्ट ही रह जाएगा, और जो oocyte है वो वैसे ही रिलीज हो जाएगी बॉडी से, मतलब ये एक्सक्रीट हो जाएगी। ठीक है, बट अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो मेटाफेज 2 में जो ये oocyte अरेस्ट है उसका अरेस्ट रिलीज हो जाएगा, और फिर से मेटाफेज के बाद एनाफेज और टीलोफेज स्टेजेस होंगी। फिर क्या होगा, एक जो प्रॉपर ओवा बनेगा, एक्सेल बनेगा, और एक जो होगा मतलब ये रुडिमेंटरी बॉडी बनेगी जो कि नॉन फंक्शनल होगी, जो डिजेनरेट कर जाएगी, और ये एक फंक्शनल ओवा जो होगा ये आगे चल के क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा, फिर एम्ब्रियो आगे चल के जो भी फर्टिलाइजेशन में उसे कंटिन्यू करेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, सेल डिवीजन विदाउट स्पिंडल फॉर्मेशन इज कॉल्ड माइटोसिस, मियोसिस, एमाइटोसिस, साइटोकाइनेसिस। तो अभी मैंने पहले ही बताया एमाइटोसिस, जहाँ पे सिर्फ जो न्यूक्लियस होता है वो इलोंगेट कर जाता है, वैसे डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे स्पिंडल के बनने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, स्पिंडल की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम को नहीं सेपरेट करना है हमें। यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो खुद ही इलोंगेट होके 2 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, तो इसलिए इसे हम एमाइटोसिस कहेंगे। नाउ लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके लिए HW है, इसे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। द एंड प्रोडक्ट ऑफ माइटोसिस इज 2 डिप्लॉइड सेल, 2 हैप्लॉइड सेल, 4 हैप्लॉइड सेल, 4 डिप्लॉइड सेल। तो माइटोसिस के बाद कितनी सेल बनती हैं और उनकी प्लॉइडी क्या होती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ज़रूर बताना है। ये अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो ये थोड़ी सी मेहनत और कीजिएगा, ये आंसर ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के थ्रू। ठीक है, तो ये हमारा सेशन यहीं पे एंड होता है, और यहाँ पे हमने जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए वो सब लगभग कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस किए हैं, जहाँ भी कॉन्सेप्ट की ज़रूरत थी वो सारा कुछ हमने डीपली डिस्कस किया है। तो इससे या ऐसे क्वेश्चन या फिर इनके आसपास के ऐसे कॉन्सेप्ट जो भी हमने डिस्कस किए हैं, उनके आसपास जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो ज़रूर आपके एग्ज़ाम में अगर आते हैं वैसे क्वेश्चन तो ज़रूर सॉल्व हो जाएंगे। नाउ तो अगर आप GIC लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं तो ये हमारा कोर्स है जो कि 50% ऑफ पे चल रहा है, आप उसे ले सकते हैं। जहाँ पे अगर आप रिकॉर्डेड वीडियोस भी चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ये 999 में मिलने वाला है। अगर आपको रिकॉर्डेड वीडियोस की ज़रूरत नहीं है तो ये सिर्फ 499 में है, तो इसे आप बाय कर सकते हैं। कोई भी एक जो भी आपको लगे कि हाँ ये सही रहेगा तो उसे आप बाय कर सकते हैं। यहाँ पे फुल नोट्स और शॉर्ट नोट्स हैं और कॉन्सेप्ट का कैप्सूल है जो कि आपके कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 150 प्लस टॉप 20 क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज़ है, 150 प्लस टॉप 20 MCQs की सीरीज़ है। MCQs और PYQs दोनों अलग अलग हैं, और 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं जो कि दोनों में ये सारी चीज़ें सेम है।
बस यहाँ पे फ़र्क इतना है कि यहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियोस हैं और यहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं है। अगर आपको वीडियोस की भी ज़रूरत है तो आप ये वाला हमारा कोर्स बाय कीजिए जो कि 999 में, और ये बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए 50% ऑफ, तो आप इसे ले सकते हैं। नाउ हमारा ऐप है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की, UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर की, TGT, PGT, GIC लेक्चर, TRE, या फिर नीट की तैयारी कर रहे हैं आप, तो हमारे ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं और यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली हैं। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वाकई में, तो आपको बहुत सारी चीज़ बिना पैसे के फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है यहाँ पे, आप जाके देख सकते हैं। आपके बहुत काम की चीज़ें हैं, बहुत ही क्वालिटी कंटेंट रखा गया है। अगर आप बाय नहीं करना चाहते हैं, कोई चीज़ खरीदना नहीं चाहते हैं हमारे ऐप से, तो फ्री में भी बहुत सारा मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं आप और उसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम के लिए आपकी प्रिपरेशन को और ज़्यादा बूस्टअप करेगा वो। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, ये हमारी क्लास यहीं पे एंड होती है। थैंक यू।